सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें दोस्तों हमने आपके सभी चैप्टर्स को चैप्टर वाइज पढ़ लिया है। उस पे हर एक चैप्टर पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लिया है। इसके साथ साथ मैंने आपको राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस, सभी अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस और पवन सीरीज के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस, इतना मैंने दोस्तों आपको सॉल्व करा दिया है। और यह सभी वीडियोस आपको मैथ के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे ऊपर आई बटन आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ के आगे जो लिंक होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोस आपको दोस्तों मिल जाएंगी। और अब मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं लघुत्तरीय प्रश्न। आप लोग का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाइए, लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम लोग दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्नों को, जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न है मैं कोशिश करूंगा सभी को करा दूं, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्नों को दोस्तों कराने में समय लगेगा, तो इसलिए इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे। सभी पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा और खासकर सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मैं इतना समय लगा करके दोस्तों आपके लिए सभी प्रश्न को करा रहा हूं, तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि यह वीडियो जो है अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक पहुंचे और सभी इन वीडियोस का लाभ उठा सके। ठीक है, तो यह भी वीडियोस दोस्तों आपको सभी वीडियोस जो हैं वह गणित के लिंक में मिल जाएंगी। गणित के लिंक पे आप क्लिक करिएगा, जितनी भी वीडियोस हैं राजन पवन क्लासेस की सभी वीडियोस आप देख लीजिएगा। सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको 25 में 25 स्कोर करना है तो सभी वीडियोस को आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, आपके 25 में 25 आएंगे दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को पता होता होगा कि सर्वांग समता हम लोग किसे कहते हैं, और त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें पूछ रहा है कि मतलब कि कब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, यह आपको लिखना है। वह शर्तें लिखना है आपको कि कब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप सर्वांग समता होता क्या है यह समझ लीजिए। देखिए किसी भी दो चीजें अगर आपके पास हैं तो सभी में क्या होता है, सभी में आकार होता है और आकृति होती है। ठीक है, मतलब शेप होता है और साइज होता है। ठीक है, यह दो चीजें आपको देखनी होती है दोस्तों। आपको देखना होता है कि जिन दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हैं, जो जिन दो चीजों की आप तुलना कर रहे हैं, उनका आकृति कैसा है और उनका आकार कैसा है। सबसे पहले आपको आकृति मिलाना है कि उनका शेप समान है या नहीं, और उसके बाद शेप जब मिल जाता है, मतलब कि शेप मतलब कि वह त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, क्या है, और इसके बाद जब शेप मिल जाता है तब आपको आकार मिलाना होता है, मतलब कि उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, उसका कोण कितना है, ये सारी चीजें दोस्तों। ठीक है, तो जब भी दोस्तों आकृति और आकार दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब कि सब कुछ समान हो जाता है दो चीजों में, तो अब हम कहते हैं कि यह जो आकृतियां हैं, यह जो दिए गए आकृति हैं, यह आपस में सर्वांगसम हैं। ठीक है, तब तो यही अब त्रिभुज के केस में पूछ रहा है कि दो त्रिभुज अगर दिए गए हों तब वह किन किन स्थितियों में सर्वांगसम होंगे, उनके सर्वांग समता की शर्तें क्या हैं। तो यही दोस्तों आपको बताना है। अब दोस्तों आपको पता होता है कि त्रिभुज में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है भुजा और दूसरा होता है कोण। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होता है। इन्हीं को आपको ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख तीन शर्तें हैं, यही तीन शर्तें आपको जाननी होती हैं त्रिभुज के केस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज कब आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो पहला जो
सर्वांग समता का शर्त है दोस्तों वह है भुजा 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 का सर्वांग समता प्रतिबंध। इसमें क्या होता है देखिए, जब एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको त्रिभुज दिया गया है, इसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी और इसको आप दे दीजिए नाम डी ई एफ। तो यहाँ पे दोस्तों जो त्रिभुज ए बी सी है, इसमें आप देखेंगे कि जो ए बी भुजा है वह त्रिभुज डी ई एफ में डीई भुजा के बराबर है। ए बी भुजा जो है वह डीई भुजा के बराबर है और बी सी भुजा जो है वह ई एफ भुजा के बराबर है और सी ए भुजा जो है वह डी एफ भुजा के बराबर है। तो क्रम बहुत दोस्तों आवश्यक होता है। आपको देखना है कि जो पहले त्रिभुज की भुजाएं हैं वह क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अगर बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। और यह जो शर्त होती है इस शर्त को हम लोग भुजा 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 शर्त कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल तीनों भुजाओं को देख रहे हैं, इसीलिए भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध इसे कहते हैं। तो ये पहला हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध। इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं कि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण क्रमशः बराबर होते हैं दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण के, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब एक त्रिभुज का अंतर्गत कोण तथा दो भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज के अंतर्गत कोण और दोनों भुजाओं के बराबर हों तो उस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार आप देखिए तीसरा है कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध। इसमें क्या होता है, इसमें आपको दो कोण और एक भुजा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे दोस्तों इसने थोड़ी सी गलती कर दी है। यहाँ पे रहेगा जब एक त्रिभुज के अंतर्गत दो कोण तथा एक भुजा रहेगा, यहाँ पे दो भुजाएं नहीं रहेगी, एक भुजा क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज के दो कोणों तथा एक भुजाओं के बराबर हो तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज जो हैं वह सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो कोण कर लीजिएगा और एक भुजा, ठीक है, क्रमशः बराबर होंगे दो कोण के और एक भुजा के, ठीक। यह भी सर्वांग समता की शर्त होती है त्रिभुज के केस में और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। अब मेन ये तीन हो गए और एक दोस्तों स्पेशल केस होता है समकोण त्रिभुज के केस में। जब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज दिए गए होते हैं तब देखिए क्या होता है कि जब एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के बराबर हो तो उस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब दोस्तों अगर आपको दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं तो पहले त्रिभुज का कर्ण ये होता है जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है, उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। अंग्रेजी में दोस्तों इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। अब जब यह कर्ण और एक भुजा और, ठीक है, यह दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर होते हैं तब हम लोग इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कह सकते हैं और इसे क्या बोलते हैं, समकोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको चारों त्रिभुज के सर्वांग समता की शर्तें बता दी। इसमें से आप परीक्षा में तीन भी दिखा देंगे दोस्तों तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जो शुरू के तीन हैं भुजा 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 कोण भुजा और कोण भुजा कोण, यह तीनों आप बना देंगे सचित्र तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 2 है निम्नांकित के मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात करें। अब दोस्तों यहाँ पे सर्वसमीका की सहायता से बोला है इन सभी का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सर्वसमीका के मदद से इन सभी का मान ज्ञात करना है। अब
जिसको यह प्रश्न नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर्वसमीका के मदद से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों जितने भी आपके फॉर्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर क्यूब, ये सभी जितने फॉर्मूले होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो ये सभी जितने फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, यह सभी क्या होते हैं, यह सभी फॉर्मूले सर्वसमीकाएं होती हैं। ठीक है, तो यही आपसे यहाँ पे कहा है कि फॉर्मूले के मदद से, सर्वसमीका के मदद से आपको इन सभी का मान ज्ञात करना है, गुणा नहीं करना। जैसे आप 598 गुणे 598 गुणे 598 करने लगे, इस प्रकार आपको नहीं करना है, आपको सर्वसमीका के मदद से इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग किस प्रकार इसको सर्वसमीका के मदद से हल करेंगे, यही इस प्रश्न में आपको करना है, यही मैं आपको करके बताता हूं कि किस प्रकार आप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो पहला आपको दिया गया है 598 का क्यूब, तो 598 को दोस्तों आप कितना लिख सकते हैं, 598 को आप लिख सकते हैं 600 माइनस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे 598 के अगर क्यूब है तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, 600 माइनस 2 के होल क्यूब। ठीक है, अब यही आप इसे देखिए, यह आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो a माइनस बी के होल क्यूब का ही फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है दोस्तों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे दोस्तों आपको अप्लाई कर देना है। देखिए यह हो जाएगा, ये यहाँ पे इसने ये 2 गलत लगाया है, ये 2 नहीं रहेगा। ठीक है, तो 600 माइनस 2 का होल क्यूब और ये वाला ब्रैकेट भी नहीं रहेगा, तो 600 माइनस 2 का होल क्यूब कितना लिख सकते हैं आप, a की जगह 600 है और b की जगह 2 है। अब जब दोस्तों हम लोग 600 माइनस 2 के होल क्यूब को खोलेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 600 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a यानी कि 6 इंटू b यानी कि 2, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 600 माइनस 2। तो इसी को आपको दोस्तों आप सॉल्व कर लेना है, यही जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों आपको सर्वसमीका के हिसाब से यहाँ पे सर्वसमीका के सहायता से आपको यहाँ पे हल करना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको दूसरा दिया गया है 98 के पावर 2 यानी 98 का स्क्वायर आपको दिया गया है। तो 98 को चाहे अगर आप दोस्तों कितना लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 100 माइनस 2 और यही आपको दिया गया है 98 का स्क्वायर, तो इसको 100 माइनस 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब 100 माइनस 2 के स्क्वायर को आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपको दोस्तों इसी प्रकार हल कर लेना है। देखिए यहाँ पे हल करके बताया है। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, आंसर मिलाइएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दूसरे का जो आंसर है वह सही दिया गया है कि नहीं। ठीक है, इसी प्रकार आप 9.9, अब देखिए यहाँ पे बस दशमलव लगा दिया है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 9.9 को आप कितना लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 10 माइनस 0.1 इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव से डरने की दोस्तों यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। 9.9 का क्यूब दिया गया है तो इसे आप लिख सकते हैं 10 माइनस 0.1 का होल क्यूब। अब इसे दोस्तों a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, प्रश्न संख्या 3। दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक वर्ग दिया गया है ABCD, तो ABCD यह वर्ग दोस्तों आप देख पा रहे होंगे और इस वर्ग की भुजा जो दी गई है वह है
7 सेंटीमीटर। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का परिधि का गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक वृत्त दिख रहा होगा जो वर्ग के अंदर ही बना है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस जो वृत्त है, वृत्त के परिधि, परिधि क्या दोस्तों, ये जो आपको एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी वही परिधि होती है। तो अब यही परिधि आपको निकालना है। तो आप किस प्रकार निकाल सकते हैं, देखिए जब आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एक व्यास खींचें, ठीक है, तो व्यास जो होगा यानी कि 2r होगा, वह कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह 7/2 होगी, यानी r का मान 7/2 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चित्र से आप दोस्तों लिख सकते हैं कि जो व्यास होगा वृत्त का वह वर्ग के भुजा के बराबर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप r की वैल्यू निकाल लेंगे। r की वैल्यू आपको मिल जाएगा 7/2, ठीक है। और वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। तो फॉर्मूला आपको पता है वृत्त के परिधि का, तो इसी में r की वैल्यू आपको बस रखनी है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 7/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और वृत्त की परिधि दोस्तों आपको कितना मिल जाएगी, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है। AB के मध्य बिंदु AD और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया है। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर तो DE की माप क्या होगी तथा BC और DE में संबंध क्या होगा, ठीक है। यह आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एक त्रिभुज ABC आपको दिया गया है, यह बड़ा वाला त्रिभुज आप देखिए ABC। अब बोल रहा है कि AB के मध्य बिंदु जो भुजा AB है इसका मध्य बिंदु D है, यह बोल रहा है। और AC जो भुजा है AC इसका जो मध्य बिंदु है वह E है, ठीक है। और इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, ठीक है, मतलब कि मिला करके एक भुजा DE बना दी गई है, ठीक है। यही आपसे बोल रहा है यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर हो, इस भुजा की माप आपको कितना दे रहा है, BC भुजा जो है इसकी माप आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो DE की माप क्या होगी तथा BC और DE में संबंध क्या होगा। तो आपसे DE का माप पूछ रहा है दोस्तों, और BC और DE में संबंध पूछ रहा है कि BC और DE में संबंध क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह BTC 2015 में पूछा गया भी प्रश्न है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप ध्यान से देखिए इसको। अब दोस्तों कोई भी त्रिभुज है, जैसे यहाँ पे त्रिभुज है ABC, किसी भी दिए गए त्रिभुज में अगर कोई रेखा उसके दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रही है तो वह जो रेखा होती है वह त्रिभुज के तीसरे भुजा की आधी और समांतर होती है, ठीक है। यह आप लोग जान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज अगर आपको दिया गया है, उस त्रिभुज में अगर कोई रेखा उस त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रही है तो वह तीसरे भुजा के लंबाई की आधी होगी। जैसा कि यहाँ पे त्रिभुज ABC है और इसमें दो भुजाएं जो हैं AB और AC के मध्य बिंदुओं को मिला रही है रेखा DE, और यह जो DE होगी दोस्तों, यह जो रेखा होगी वह त्रिभुज के तीसरी भुजा यानी कि BC की लंबाई की आधी होगी। तो वही यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है, DE जो होगा वह हाफ ऑफ BC होगा, ठीक है। तो DE बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 BC। जो DE होगा वह आधा होगा BC के लंबाई के, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों आपको BC का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो आपको DE का मान कितना मिल जाएगा, DE का मान 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि दोनों में संबंध क्या है, BC और DE में संबंध क्या है। तो जो DE होगा, DE जो होगा दोस्तों वह समांतर होगा BC के, ठीक है।
तो दोनों आपस में समांतर होंगे। BC बराबर BC समांतर हम लोग DE लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटे का चिन्ह लगा दिया है, यह गलत है। यहाँ पे इस प्रकार आप लिखिएगा BC जो समांतर होगा DE के। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3 करनी 3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। यह भी BTC 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज आपको बोला है, तो समबाहु त्रिभुज की खासियत आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब कि एक भुजा अगर x है तो सभी भुजाएं x हो जाती हैं। ठीक है, अब इसी त्रिभुज में दोस्तों आपको दिया गया है कि इसकी ऊंचाई जो है वह आपको पता है, इसकी हाइट जो है ऊंचाई आपको दी गई है 3√3। ठीक है, सेंटीमीटर यह आपको दिया गया है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले मान लीजिए कि जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है वह x है, और इस x के जरिए आप सबसे पहले इसके भुजा का मान निकालिए। तो भुजा का मान दोस्तों आप किस प्रकार निकाल सकते हैं? तो भुजा का मान दोस्तों आप निकाल सकते हैं त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वह बराबर होता है आधार के वर्ग के धन लंब के वर्ग के। तो यही सूत्र आपको यहाँ पे लगा देना है। ये जो है त्रिभुज, इसमें आपको h दिया गया है, h का मान 3√3, और इसमें आप देखिए भुजा आपने x मान लिया है, तो ये जो दूरी होगी वह x/2 होगी, आधी होगी। अब इसी त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाएंगे तो कर्ण यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x कर्ण है और आधार क्या है? आधार है x/2। x/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है? ऊंचाई, तो 3√3 का स्क्वायर। ठीक, तो यही देखिए यहाँ पे लिखा गया है। 3√3 के स्क्वायर को आप कितना लिख सकते हैं? x² - x/2 का स्क्वायर। यही यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया है। ठीक है, ये और ये आप देखिए, ये दोनों लाइन आप समान देख पा रहे होंगे। ठीक है, बस इस प्रकार यहाँ पे लिख दिया गया है x² - x/2 का होल स्क्वायर बराबर 3√3 का स्क्वायर। इतना तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व आप करेंगे तो x का मान आपको 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से आप लोग सॉल्व करते आइएगा तो इसका x का मान आपको 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। मतलब कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा मिल जाएगी आपको वह 6 सेंटीमीटर की मिल जाएगी। और भुजा जब आपको मिल गई तो क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यह क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप भुजा की वैल्यू रख दीजिए। भुजा की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो आप 6 सेंटीमीटर रखेंगे तो देखिए √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3/4 इंटू 36, और आप 4 से 36 काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। तो इसे आप कितना लिख सकते हैं? 9√3। ठीक है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मिल जाएगा वह 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय भी इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए। ठीक है, इसी पे हल होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 है x⁴ y - x⁴ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो इसे देखिए आप कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे आपको सीधे दोस्तों x y दोनों जगह दिख रहा है। तो x y पहले तो आप कॉमन ले लीजिए। x y आप कॉमन लेंगे तो x⁴ y की जगह क्या बचेगा? x³ बचेगा। फिर माइनस एक्स वाई यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? y³ बचेगा। एक्स वाई अब कॉमन हो गया है और x³ - y³ है दूसरे
ब्रैकेट में। तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, a क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स वाई, फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इस प्रकार दोस्तों इसका गुणनखंड आपको इतना यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले, छोटे मोटे फॉर्मूले दोस्तों आपको याद रहने बहुत जरूरी हैं। तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जितने फॉर्मूले आपके यूज में आते हैं सेकेंड सेमेस्टर के गणित में, वह पूरा मैं वीडियो एक आपको बना के दे दूंगा, ताकि आप सभी फॉर्मूले को याद रखिए, आपसे कोई भी गलती ना हो। जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी जो आपको याद रखने हैं, चाहे वो फॉर्मूला है या कोई रूल हो, तो यह सभी मैं आपको लिख के दे दूंगा एक वीडियो में, बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। करणी में 121 धन, करणी में 64 ऋण, करणी में 0.04 धन, करणी में 0.16 का मान ज्ञात कीजिए। तो करणी में 121 कितना होता है दोस्तों, 11 होता है, तो 121 11 हो जाएगा धन, करणी में 64 कितना होता है 8, फिर माइनस करणी में 0.04 है, तो करणी में 0.04 है, इसे कितना लिख सकते हैं, 0.2 का गुणा आप 2 बार करते हैं तो आपको 0.04 मिलता है। तो करणी में 0.04 को आप कितना लिख सकते हैं, 0.2। ठीक, फिर धन करणी में 0.16, तो यह नतीजा होता है 0.4 का 2 बार गुणा, तो आप लिख सकते हैं 0.4। अब बराबर इन सभी को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 11 में 8 जुड़ेगा 19, फिर 0.4 में से 0.2 घट जाएगा, तो ये बच जाएगा 0.2, तो 19 धन 0.2 यहाँ पे बच जाएगा और उत्तर हमें मिल जाएगा 19.2। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8। एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। आप यहाँ पे दोस्तों एक समीकरण के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 30 मजदूर 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे आप लिख दीजिए 30 गुणे 16। अब 12 मजदूर इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मान लीजिए आप इसे डी दिन में करेंगे वो, ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं 12 गुणे डी। अब दोनों यह जो 12 गुणे डी है और 30 गुणे 16 है, यह दोनों आपस में जब बराबर होंगे तभी आपको जो काम है, जो जितना काम है दोस्तों, वह काम तो उतना ही रहेगा। आप कितने भी मजदूर से, चाहे 30 चाहे 50 चाहे 12, कितने भी मजदूर से कराइए, काम तो उतना ही है। तो इसी काम को दोस्तों हम लोग को आपस में बराबर कर देना है, ठीक है। तो 30 गुणे 16 बराबर आप लिख दीजिए डी गुणे 12। तो डी का मान आपको कितना मिल जाएगा, 30 गुणे 16 बटे 12, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको 40 दिन मिल जाएगा डी का वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि 12 मजदूर 40 दिन तक काम करेंगे, तो जो 30 मजदूर 16 दिन में काम कर रहे थे उतना काम वो कर ले जाएंगे, ठीक है, उसी काम को। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9। 4 11 16 15 12 5 7 7। अब यहाँ पे 2 बार 7 दिया गया है दोस्तों, लेकिन जो क्वेश्चन आया था बीटीसी 2015 में उसमें 7 एक ही बार दिया गया था, तो हम लोग एक ही बार लेके चलेंगे 7 9 और 10। इस प्रकार टोटल यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो 3 3 6 और 3 9 संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। 7 एक ही बार है, ठीक। तो यहाँ पे 9 संख्याएं दी गई हैं, इसका माध्यिका आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जब संख्याओं की संख्या जो है ऑड होती है, तो माध्यिका का जो फॉर्मूला लगता है वह लगता है n धन 1 बटे 2, 2वां पद, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याएं जो आपको दी गई हैं उसको आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15, फिर 16, इस प्रकार हम संख्याओं को लिख लेंगे। और
यहाँ पे n की जो वैल्यू है वह ऑड है, जो संख्याओं की संख्या है वह विषम है, तो इसलिए हम लोग माध्यिका का जो फॉर्मूला लगाएंगे वह लगाएंगे n धन 1/2वां पद, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 धन 1/2 यानी कि 10/2, यानी कि पांचवा जो पद होगा वही माध्यिका होगी। तो आप यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5, पांचवा पद कौन सा आ रहा है 10, तो 10 जो होगा वही माध्यिका होगा, तो यहाँ पे 10 सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, 12 16 18 का मासा भाग विधि से बताओ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग 18 और 16 का मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो 16 से हम लोग भाग देंगे 18 में, तो एक बार जाएगा, बचेगा शेषफल 2, 2 बच गया। अब जो शेषफल है, इस शेषफल से हम लोग इससे पहले जो जिस संख्या से भाग दे रहे थे उस संख्या में अब हम लोग शेषफल से भाग देंगे। तो 2 से हम लोग 16 में भाग देंगे, तो 8 बार जाएगा, पूरे पूरे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 16 और 18 का जो मासा आ जाएगा वह 2 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखिए बच गया 12, तो 12 में हम लोग 2 का भाग देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 12 में 2 से भाग देंगे, तो देखिए 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो 2 होगा वह 12 16 और 18 का मासा होगा। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपके 10 प्रश्न हम लोगों ने लघु तरीके सॉल्व कर लिए हैं यहाँ पे पूरी तरीके से। अब इसी प्रकार दोस्तों हम लोग अगले पार्ट में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काफी लंबे लंबे प्रश्न होते हैं लघुत्तरी में, आपको पता है समय लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए और सभी प्रश्न को मेरे साथ अच्छे से समझते हुए चलिए। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोगों का जो लघुत्तरी प्रश्नों का डाउट है वह क्लियर हो सके। और दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी जल्द से जल्द सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पे आप क्लिक कर लीजिएगा और उसके बगल एक बेल आइकन होगा, उस पे आप लोग ऑल कर लीजिएगा, ताकि सभी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल पाए। ठीक है, और अगर आपको सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशंस नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ऐप पे आप टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करेंगे और वहां पे आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, वहां से आप जाकर के ज्वाइन बटन पे ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, ज्वाइन बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप ज्वाइन हो जाएंगे, और जो भी हम लोग वहां पे वीडियो शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, पीडीएफ शेयर करते हैं, सब आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में आप अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए ये वीडियोस तैयार कर रहा हूं, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार आपको मैंने इससे पहले भी सभी वीडियोस पढ़ा दिए हैं और जो भी आने वाली वीडियोस हैं सभी आपको गणित के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपकी छूटी हैं तो आप आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ के सामने जो लिंक दिया गया है उससे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हमने सभी विषयों को पढ़ाया है और विषयों के आपके नोट्स भी बनवाए गए हैं रेनू मैम के द्वारा। तो आप लोग दोस्तों सभी विषयों को पढ़िए, सभी विषयों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएगा। तो सभी विषयों को आप लोग ध्यान से पढ़िए, अपने नंबर को बहुत अच्छा आप स्कोर करिए, यही नंबर आपको आगे चल के काम में आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।